वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य उपाध्यक्ष ऐसे फारूक अहमद, तो सच कहें आज उन्होंने ऐसा एक पुस्तक का लेखन किया है जिस पुस्तक का नाम है मुसलमानों का सियासी एजेंडा। सच कहें उन्होंने अपनी इस पुस्तक में अपने पूरे अनुभव और आज के देश की गति और दिशा क्या है उसमें पिरोया है। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं, फारूक जी, आपको एक कौन सी बात ऐसा प्रेरणा दी जो आपको एक पुस्तक के माध्यम से लोगों को जागरूक करना पड़ा? मुझे लगता है कि भारत के आजादी के बाद में जो हमारे बुजुर्ग थे उन लोगों ने यहाँ के सामाजिक प्रश्नों को, धार्मिक प्रश्नों को प्राधान्य देते हुए राजनीति से दूरी बनाने का निर्णय लिया था, जिस कारण से भारत के अंदर मुसलमानों का कुछ हद तक हम देखेंगे तो एजुकेशन के अंदर, धार्मिक संस्थाओं में थोड़ी प्रगति नजर आएगी, लेकिन राजनीति के अंदर पीछे हाट होती हुई नजर आती है, क्योंकि मुसलमानों के पास पहले तो कोई राजकीय एजेंडा नहीं था। अब जो एजेंडा बन चुका है, जो थोपा गया है, वो बीजेपी को हराने का, यानी सिर्फ भाजपा को हराना है। इतने ही उद्देश्य से मुसलमान राजनीति करेगा, उतने ही उद्देश्य वोटिंग करेगा। तो हमको ये बताना चाहिए कि अकेले मुसलमान भारत में 12 नहीं 15% होंगे, 20% होंगे, अकेले मुसलमान किसी भी ताकत को हरा या जिता नहीं सकते। हमें ऐसे घटकों से मिलना पड़ेगा जिनकी सामाजिक, आर्थिक और राजकीय परिस्थिति एक जैसी हो, और वो जितने वंचित और बहुजन घटक है उनके साथ हमको मिलना पड़ेगा, जिसको बाबा साहब ने संविधान में एक वर्गीकरण किया है। शेड्यूल कास्ट बनाए, शेड्यूल ट्राइब बनाए, ओबीसी बनाए और माइनॉरिटी बनाए। मुझे लगता है कि चारों भी वर्गों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता के अंदर इन चारों की हिस्सेदारी कितनी है, नगण्य है। मुट्ठी भर लोग हैं जो इन खंडी भर लोगों पे हुकूमत करते हैं, और उनको मुट्ठी भर लोगों को चुन के लाने का काम भी यही खंडी भर लोग करते हैं। जबकि हम बहुजन, हम सब अल्पसंख्यक, हम SC ST OBC मिल जाएंगे, हम 80% से ज्यादा हो जाएंगे, और ये जो मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं उनको हमको रोकना पड़ेगा। ये पुस्तक से माध्यम से जो आपने लोगों को मैसेज देने का काम किया है, आप आज के परिदृश्य में देखने जाएं, बहुत सारी सोच विचार की जो आइडियोलॉजी अलग अलग चल रही है, उस आइडियोलॉजी के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश की हजारों वर्षों की जो परंपरा रही है, वो अस्पृश्यता की परंपरा रही है, वो असमानता और विषमता की परंपरा रही है। इसका सबसे अच्छा अभ्यास अगर किसी ने किया है तो मुझे लगता है कि विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। उन्होंने इन सब हजारों वर्षों की परंपराओं को समझकर इस विषमता को समता में बदलने के लिए मार्ग दिए, और उन मार्गों का एक जड़ जो है, उसके नींव जो है, वो संविधान है। मुझे लगता है कि संविधान तो सबसे अधिक जो पढ़े हुए, जो समझ सकते हैं, वो अम्बेडकराइट कहलाते हैं। वो किसी भी धर्म के और किसी भी जाति के हो, लेकिन जिन्होंने संविधान को समझा है वो संविधानवादी है, यानी अम्बेडकरवादी है। और मुझे लगता है कि आज अम्बेडकरवादी घटक ही है जो इस लड़ाई को समझ सकते हैं और लड़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वही चीज हमने इस किताब में कही है कि जो इस परिस्थिति से लड़ सकते हैं उनको अपना साथी और दूत बनाना चाहिए। अशा पद्धतीत आपण या पुस्तक लॉन्च केलेलं आहे। हे पुस्तक ज्या घटकांसाठी आपण लॉन्च केलं त्या घटकांपर्यंत कसं पोहोचवा? ज्यांना भूक आहे, ज्यांना जाणून घ्यायची भूक आहे, ज्यांना वर्तमान परिस्थितीचं भान आहे आणि आपण मागासत आणि पीडित होत आहोत, शोषित होत आहोत, आपल्यासोबत अत्याचार अन्याय होत आहे, अशा प्रत्येक घटकाला वाचन केल्याशिवाय पर्याय नाही। त्यामुळे मला असं वाटतं की ज्यांना या परिस्थितीशी दोन हात करायचे आहेत ते लोक हे नक्कीच वाचतील। आणि हे पुस्तक कोणत्या एका धर्म जातीसाठी नाही, याचं नाव मुसलमानांचं सियासी अजेंडा जरी असलं तर ज्यांना समता पाहिजे, ज्यांना न्याय पाहिजे, ज्यांना संविधान अनुकूल राष्ट्र निर्माण करायचं आहे, अशा प्रत्येक घटकासाठी हे पुस्तक आहे। म्हणून मला वाटते की एक तर हा पुस्तक वाचला जाईलच, परंतु या पुस्तकामध्ये आम्ही सोबत QR कोड दिलेला आहे। त्या QR कोडला स्कॅन केल्यानंतर ज्या भाषणांवरून हे लेख घेतलेला आहे त्या भाषणाचा व्हिडिओ सुद्धा लोकांना बघता येईल। जहाँ बोलने की आजादी नहीं है वहाँ आपने कई लोगों को बोलने की आजादी। भारत का संविधान बचाने के लिए भारतीय मुसलमानों का क्या? देखिए, ये पुस्तक में हमने वही बताया कि भारत का संविधान बचाना यानी भारत को बचाना। आज जो भारत है ये 1947 में आजाद होने के बाद, 1950 में संविधान लागू होने के बाद इंडिया इज द भारत बना है। ये भारत का इतिहास में बहुत प्राचीन जो बोला जाता है वो किस्से कहानियों का, विषमता का भारत का, लेकिन जो संविधान और समता का भारत है वो संविधान लागू होने के बाद रिपब्लिकन यानी प्रजासत्ताक राष्ट्र के तौर पे
जो देश बना है वो भारत है और इस राष्ट्र की हजारों साल की आयु है और ये राष्ट्र हजारों साल तक संविधान के आधार पर रहना चाहिए। इसलिए ये संविधान को अगर साबित रखना है, संविधान अनुकूल रखना है, संवैधानिक मूल्यों को जिंदा रखना है तो संविधान के मानने वालों को साथ आना पड़ेगा। आज यहाँ पे हमने देखा एनआरसी सीए का आंदोलन होगा तो मुस्लिम बहनें हमारी रास्ते पे उतरी थी, हाथ में एक तरफ संविधान और एक तरफ बाबा साहब का फोटो था। यानी जब आप पे अन्याय होता है, कल को कोई भी समाज, अभी हमने देखा पीछे जैन समाज का एक आंदोलन हुआ, वो जैन समाज भी संविधान की प्रत लेके चल रहा है, वो भी कह रहा है कि हमको भी संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन आज मुझे ये जैन समाज से पूछना चाहता हूँ, माइनॉरिटी से पूछना चाहता हूँ, 70-80 साल के आजाद भारत में कभी जैन समाज को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 2014 से 24 के बीच में 10 सालों में 10 आंदोलन जैन समाज को करने पड़े देश भर में। उनके मंदिर तोड़े गए, उनकी जमीनें छीनी गई। तो आज ये संविधान की याद कब आई? जब अत्याचार हुआ। तो हर शोषित और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम बाबा साहब का संविधान करता है। संविधान की रक्षा करना यानी सभी वंचित, शोषित और पीड़ित घटकों को इकट्ठे आना यानी संविधान की रक्षा है। दुनिया भर में मुस्लिम देश देखा जाता है, एक आसान उदाहरण अभी बात जाने गई दुनिया आज परमाणु खड़ी है, लेकिन खतरे में भारत में भी लोग ऐसे एक दबाव में चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा परमाणु बम से भी बड़ा हथियार भारत में नाम ईवीएम है। हाल ही में का एक ताजा उदाहरण भारत की लोकशाही परमाणु से भी खतरनाक नष्ट करने जा रही है। बीजेपी और आरएसएस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं बहुत दुखी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परिस्थितियां खराब 9/11 पे हुई। ट्विन टावर के बाद जिस तरीके से वार अगेंस्ट टेररिज्म के नाम से मुस्लिम राष्ट्रों को निशाना बनाकर उनकी आर्थिक नाड़ी को तोड़ने का काम हुआ था, तो मुझे वो फिक्र में डालने वाली घटनाएं लगती है। लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका को ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और जिस तरीके से मुस्लिम राष्ट्रों ने बहुत ही सुलझी हुई भूमिका ली है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मुस्लिम राष्ट्रों का भी अब ये समझ में आ गया है कि अमेरिका और इजराइल के पीछे जाने से बर्बादी होगी। इसलिए अब मुस्लिम राष्ट्र भी एक नए संगठन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुसलमानों की परिस्थिति पहले से बहुत बेहतर होने के संभावना मुझे नजर आती है। अब भारत के अंदर जो आपने बताया ईवीएम, मुझे पूछना है आपसे कि जो ममता दीदी को हराने वाला बंदा है वो बीजेपी का आरएसएस का शाखा का आदमी था क्या? वो तो दीदी का ही साथी था ना। जो आज लोकसभा में उन्होंने चुना कर लाए हुए खासदार है, उनके अंदर 70% जो खासदार है वो मूल आरएसएस के हैं क्या? वो तो कांग्रेस के हैं। यानी ये जिनको कांग्रेस को सेक्युलर बोल के आपने अब तक बड़ा किया, जिनको सेक्युलर बोल के अब तक वोट दिए, वही लोग बीजेपी में जाके सत्ता बना रहे हैं। सिर्फ ईवीएम की वजह से बीजेपी नहीं जीत सकती है और सिर्फ ईवीएम से बीजेपी जीत ही नहीं सकती है। मैं दावे से कह सकता हूँ ईवीएम जीत रही है ईडी से, सीबीआई से, और ये बेशरम के जैसे ईडी के डर से पब्लिकली बोल के जा रहे हैं कि मेरे को कार्रवाई से बचने के लिए मैं जा रहा हूँ। पब्लिक उनको हराती क्यों नहीं है? जनता आज उनके, मुझे लगता है कि धन शक्ति के आधार पर ही और सत्ता के आधार पर ही लोगों को उन्होंने गुमराह किया, बहका है। इसीलिए तो हम जन जागृति कर रहे हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि शोषित पीड़ित घटकों को इकट्ठे आना पड़ेगा और एक नई लड़ाई की शुरुआत करनी। देखिए, किसी एक किताब की वजह से बहुत चमत्कार न होता तो भारत के अंदर संविधान है, दुनिया के अंदर कुरान है, बाइबल है, बहुत सारी किताबें, लेकिन उस किताब के मूल्यों को जब तक नहीं समझेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लाम के अंदर जो कुरान अल्लाह के शब्द माने जाते हैं, तो कुरान ने सबसे पहले पढ़ो कहा, लेकिन आज सबसे ज्यादा अनपढ़ मुसलमान है। तो फिर जो किताब को मानने वाले वो किताब को फॉलो कर रहे हैं क्या? आज पॉलिटिकल कैंपेनिंग की तरह आए लोग मोहम्मद के बैनर लगाने वाले आए फॉलो मोहम्मद कर रहे हैं क्या? उनका अनुकरण कर रहे हैं क्या? तो मुझे लगता है कि ये जो खुदी निष्ठा है ये काम नहीं करेगी, उसके अंदर के कंटेंट काम करेगा, उसके अंदर के विचार काम करेंगे, उसके अंदर के मूल्य काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि वही हमारी नींव है और हमको बैक टू बेसिक होना पड़ेगा और विषमता के खिलाफ समता के नींव पर इकट्ठे आना पड़ेगा। सच कहें, जो इतिहास को नहीं जानता वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। आज मुसलमानों का सियासी एजेंडा की पुस्तक के माध्यम से
जन जन को जागरूक करने का और उन्हें सियासत और सियासतदानों को एक मैसेज देने का जो काम किया है वो फारूक अहमद ने किया है। फारूक जी, ये जो पुस्तक में आपने जो जो विषय रखा है, सच कहे कि एक विचारणीय और विचार करने के योग्य है, और ये विचार करने के लिए लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों से कहूंगा कि आप सुनो, देखो और पढ़ो। अगर पढ़ने के लिए, जैसे इस किताब के अंदर सिर्फ मैंने कहा कि एक धर्म की बात नहीं है, एक जाति की बात नहीं है, और यहाँ तक मैं कहूंगा कि सिर्फ देश के पुरता भी मुद्दा नहीं है। हमने इस किताब के अंदर जहाँ पे गली के मसलों को लिया है, वहाँ पर हमने राजनीतिक पार्टियों को लिया है, वहाँ पर हमने अलग अलग समाज के मुद्दों को भी इस किताब में उठाया हुआ है। मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि जो धार्मिक संपत्ति होती है, धर्म की जमीनें होती है, वो खाली वक्फ बोर्ड में है और वक्फ बोर्ड की हड़प रहे, तो ऐसा नहीं है। बौद्ध गया एक उदाहरण है कि बौद्ध गया जो है वो बौद्ध धर्म का एक अधिकार है, लेकिन आजादी के बाद से कानून बनाकर उसको छीना गया है। आज भी कई विहारों की जमीनों के ऊपर नजर बनी है, जो विहार की जमीनें, जो इवन हम देख रहे हैं कि चैत्य भूमि की जो जमीन है उसको सिकुड़ा जा रहा है, दीक्षा भूमि की जमीन सिकुड़ रही है। क्यों सिकुड़ रही है? दीक्षा भूमि के अंदर पार्किंग के नाम पर जमीन को लूटने का काम हो रहा था, साजिश हो रही थी। ठीक है, अम्बेडकर समाज लड़ रहा है, बचा रहा है, लेकिन ऐसी ही मसले गुरुद्वारे की भी है। सचखंड गुरुद्वारा नांदेड़ के अंदर आकर देखिए, 1956 का कानून था, निजाम के दौर में उनके जमीनों के संरक्षण का कानून था। उसी कानून के आधार पे 56 में भारतीय संविधान के तहत कानून बना, लेकिन अब उसके अंदर बदलाव लाकर सरकार के प्रतिनिधि घुसाकर वो गुरुद्वारे की जमीनों को हड़प रहे हैं, जो कि अरबों रुपए की है। तो सभी धर्मों की जमीनें हड़पने का काम कर रहे हैं। मराठवाड़ा और विदर्भा के अंदर मंदिर के अधिनियम में जो जमीनें थी वो वर्ग 2 में आती थी, वर्ग 2 में होने से वो बिकती नहीं थी, उसकी सीधी रजिस्ट्री नहीं होती थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने पहले विदर्भा की सारी जमीनों को मुख्यमंत्री ने रहते हुए वर्ग 1 में ला लिया, और अब देवेंद्र फडणवीस ने 24 में मुख्यमंत्री बनते ही तमाम मंदिर की जो जमीन है उनको वर्ग 1 में लाया। क्यों वर्ग 1 में लाया? बेचकर खाने के लिए। तो ये अपने खुद के मंदिर की जमीनें नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो गुरुद्वारे की, दरगाह की और ईदगाह की और विहार की जमीन थोड़ी छोड़ेंगे। तो ये मुद्दा लोगों को समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है कि किताब ऐसे मुद्दों को दर्शाती है। ये किताब गली की बातें भी बताती है, किताब फिलिस्तीन की बात भी बताती है कि फिलिस्तीन की लड़ाई पर भी गौर करती है। तो ये सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है जनता में अब जिनको भूख है वो खाना तलाश लेते हैं, जिनको प्यास है वो पानी तलाश लेते हैं। जो मुस्लिम कार्यकर्ताओं को और जिन को भी मुसलमानों की राजनीति करनी होगी, उनको ये किताब बहुत सहायक साबित हो सकती है। सच कहें, ये पुस्तक किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म मजहब को लेकर नहीं है। एक हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके मर्म को समझना चाहिए। सच कहें, राजनीतिक ऐसी विषमता है कि जहां लोग आते हैं सत्ता में, अपने अपने तरीके से अपनी चीजों को करके खुद लाभ लेते हैं, पर जनता को वंचित रखते हैं। आज वंचित बहुजन आघाड़ी उसी प्रक्रिया में आगे चलकर आगे बढ़ी और पुस्तक के माध्यम से लोगों को जागरूकता ला रही। हम फारूक अहमद जी को ढेर सारी बधाई देते हैं कि ये पुस्तक और जागरूकता और ये ऐसे मिशन हमेशा चलाते रहें। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन सतीश के साथ, दादर, मुंबई।